हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसी लो नॉलेज। आज हमारा ईपीएफओ एमसीक्यू सीरीज़ में, जिसमें हम पहले कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। इसमें एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं लेबर लॉस की। वो 9 है, जिसमें से हम 6 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 7th है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसकी ईपीएफओ एपीएफसी के नाम से एक है ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सारे लेक्चर वहीं से जाके देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्यों आया, इसका क्या मतलब था, 1947 में आया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये था टू इन्वेस्टिगेट एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और सेटल करा जाए। इसमें क्या है, पीस एंड हार्मनी बनी रहे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ये वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। ठीक है, प्रमोट करेगा फेयर लेबर प्रैक्टिसेस को। देखो, जो भी जितने भी ये एक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, वो सारे किसके वेलफेयर के लिए आए हैं, लेबर क्लास के वेलफेयर के लिए। ठीक है, कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सारे एक्ट बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा ये, होल इंडिया में। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, पर अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी है। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, आर्म्ड फोर्सेज में पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, मैनेजर की पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की पोस्ट पे है ना, उन पे ये लागू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अथॉरिटीज़ अंडर दिस एक्ट। इसमें ना 7 अथॉरिटी दी हुई है और इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ध्यान से देखेंगे इसे। 7 में से देखो, ये है ना 4th है, ये वाली 5th है, ये 6th है और ये 7th है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना अरेंज, जब आप नोटबुक में लिखो तब। बाद में मैंने लास्ट में ना इसकी कंपैरिजन भी डाल दी है कि तीनों चारों में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क कमेटी की। वर्क कमेटी सेक्शन 3 में आती है। ये ना हार्मनी को प्रमोट करती हैं, डे टू डे जो भी इनके मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करती हैं। कब बनेगी, जब 100 से ज़्यादा वर्कर होंगे तब। किसी कंपनी में 100 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ क्या है, एक वर्क कमेटी बनाई जाएगी जो डे टू डे जो काम हो रहे हैं उनको देखेगी। ठीक है, फिर आता है कंसिलिएशन ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर यूपीएससी ईपीएफओ में एमसीक्यूज भी पूछा गया है। ये सेक्शन 4 में आता है। ये एक तरीके का मीडिएटर है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल लेवल पे है तो सेंटर करेगी, स्टेट लेवल पे है तो स्टेट करेगी। ठीक है, फिर आता है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है डिस्प्यूट एंड प्रमोट करता है सेटलमेंट। ठीक है, फिर 4th आता है हमारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इसका क्या काम है, ये ना बेसिकली इसका काम ये है कि ये इंक्वायरी करेगा। कुछ ऐसे रूल वगैरह लॉ वगैरह कुछ नहीं देता, ये इंक्वायरी करता है, वैसे इसका काम इंक्वायरी का है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का। ठीक है, फिर हमारा आता है 5th लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट सेक्शन 7 में आता है। ये क्या करता है, डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर, डिसमिसल, लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, उसके बारे में देखता है। फिर आता है हमारे 6th इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। ये आता है सेक्शन 7A में। ये वेजेस का, बोनस का, अलावेंसेस का, आवर्स ऑफ वर्क का, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर, ये सब मुद्दे कौन देखता है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। ठीक है, फिर आता है हमारा 7th नेशनल ट्राइब्यूनल। ये क्या करता है, जो नेशनल इम्पोर्टेंट के जो मुद्दे हैं ना उनको देखता है। ठीक है, जो क्या है, इंटरस्टेट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको देखता है। अब हम बात करते हैं जो सेक्शन 2 है ना इस एक्ट का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है, वो देखते हैं हम क्या है। इंडस्ट्री किसको बोला गया है, कोई भी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी ये सर्विसेज है ना उसको बोल देंगे हम इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कौन कौन नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में नहीं आएगा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में नहीं आएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि नोटिफाइड नहीं हुए वो वाले नहीं आएंगे। ठीक है, जो नोटिफाई हो गए वो आ जाएंगे, वो उसके अलावा नहीं आएंगे। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में, या एम्प्लॉयर या वर्कमैन के बीच में, या वर्कमैन के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको, या डिसएग्रीमेंट्स है, उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलेंगे। वर्कमैन की डेफिनेशन क्या होती है, और ये यूपीएससी में पूछी गई है। जो भी स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है या मैनुअल काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे हम, वर्कमैन बोल देंगे। ठीक है, इसमें जो ये मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाला स्टाफ आता है उसको एक्सक्लूड करते हैं। जो एक्सक्लूड वाली चीज़ें ना ये जरूर याद रखनी है आपको। फिर देखिए स्ट्राइक क्या होती है। स्ट्राइक क्या होती है, जब पूरी तरीके से काम रोक के बैठ जाते हैं वर्कर। ठीक है, स्ट्राइक कई तरीके की होती है, वैसे मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कोई 2-3 मिनट की। ठीक है, स्ट्राइक क्या होगा, काम रोक देना। सेसेशन ऑफ वर्क बाय ए बॉडी, मतलब ग्रुप ऑफ वर्कर्स क्या कर देंगे, बोलेंगे हम तो कोई काम नहीं कर रहे, स्ट्राइक पे बैठे हम तो। ठीक है, तो हो जाएगा स्ट्राइक। अब हम देखते हैं लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है, जो मालिक है ना टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी याद रखना, लॉकआउट का मतलब है टेम्परेरी।
लॉकडाउन भी टेम्परेरी थे ना, उसी से याद रख लो, लॉकआउट टेम्परेरी होता है ये। इसमें क्या होता है, मालिक को लगता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं या उसका काम सही से नहीं चल रहा, तो वो टेम्परेरी अपने काम को बंद कर देगा। ठीक है, यहाँ टेम्परेरी अपने जो बंदे हैं, वर्कर्स हैं, उनको निकाल देगा, उसको बोलते हैं हम लॉकआउट। ठीक है, लॉकआउट और ले ऑफ एक तरीके का सिमिलर है। लॉकआउट में क्या होता है, इसमें टेम्परेरी अपने काम को ही क्लोज कर देता है। अब ले ऑफ क्या है, ले ऑफ में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है ना वो वर्कर्स को निकाल देगा कंपनी से, क्योंकि उसके पास काम नहीं है या कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, मतलब फ्लड वगैरह आ गया है तो उसकी कंपनी डूब गई है, या जो मशीनरी वगैरह है वो टूट गई है, तो इसलिए वो निकाल रहा है। ठीक है, फिर आता है एक रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन पे ना क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, किसी वर्कर को निकाल देती है कंपनी कोई भी रीज़न के हिसाब से, पर रीज़न कौन से नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई भी रीज़न से टर्मिनेट कर देगी, निकाल देगी कंपनी, पर कौन से रीज़न नहीं होने चाहिए ये देखो। पनिशमेंट के बेसिस पे नहीं निकाल सकती उसे, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के बेसिस पे नहीं निकाल सकती उसे। ठीक है, सुपर एनुएशन के बेसिस पे नहीं निकाल सकती। और यहाँ कोई वर्कर क्या है, बीमार चल रहा है, 1 महीने से बीमार चल रहा है, तो उसको उस बेसिस पे नहीं निकाल सकती कि वो बीमार चल रहा है, निकाल दो उसे। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये पूछ लेंगे कौन सा बेसिस नहीं होगा। कोई भी रीज़न दे सकती है रिट्रेंचमेंट के लिए, पर ये वाले रीज़न नहीं दे सकती। ठीक है, फिर एक आता है क्लोजर। तो उसमें क्या है, परमानेंट क्लोज डाउन कर देना प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, अपनी कंपनी को ही परमानेंट बंद कर देना। लॉकआउट में क्या था, टेम्परेरी, और क्लोजर में क्या है, कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्राइक एंड लॉकआउट की, जो कि हमारे चैप्टर 5 में मेंशन है। इसमें क्या होता है कि कोई भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में जो इंसान काम कर रहा है वो क्या है कि बिना नोटिस के स्ट्राइक पे नहीं जा सकता, तो उसे 6 वीक पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हम स्ट्राइक या लॉकआउट कर रहे हैं। और जब वो चीज़ नोटिस दे दिया है उसके विदिन 14 डेज़ में भी ये स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जब कंसिलिएशन चल रही है, जब यह क्या है, मीडिएशन की बात हो रही है ना, उस टाइम पे अगर स्ट्राइक और लॉकआउट करोगे ना तो वो इलीगल मान जाएगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर के अंदर क्या डिफरेंस है। ले ऑफ क्या होता है, ठीक है, इसमें वर्कर का फॉल्ट नहीं होता। ले ऑफ में क्या है, निकाल रही है, कंपनी के पास काम नहीं है इसलिए वो निकाल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन कितनी देंगे, 50% वेजेस, मतलब जो लास्ट मंथ उसकी वेजेस थी, मतलब उसकी 10,000 थी। ठीक है, तो इस बार कितना, 50% उसका 5,000 प्लस जो भी DA अलाउंसेज है वो मान लो 2,000, तो उसको कितना, 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर रिट्रेंचमेंट क्या होता है, 1 महीने का पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए कंपनसेशन कितनी होगी, 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, इसमें क्या है, एक महीने पहले ही बता देंगे जिस वर्कर को निकालना चाह रहे हैं कि हम तुझे निकालना चाह रहे हैं भाई, और उसके लिए फिर 15 डेज़ की एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीशन ईयर ऑफ सर्विस, तो उसका कोई भी जिस साल भी कंप्लीट करा है उसमें से 1 महीने का 15 डेज़ का निकाल के उसको पैसे दे देंगे। फिर आता है क्लोजर, मैंडेटरी होता है। ठीक है, क्लोजर में क्या है, कंप्लीट, मतलब तुमने कंपनी बंद कर दी, तो इसके लिए क्या है, अगर तुम्हारे पास 50 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो तुम्हें 60 दिन का तो नोटिस देना पड़ेगा, मतलब 2 मंथ का। ठीक है, 2 मंथ पहले बताना पड़ेगा वर्कर्स को कि हम तुम्हें निकाल रहे हैं, और इसमें भी 15 डे का एवरेज पे देंगे। फिर हम इसके MCQs देखते हैं। तो कुछ MCQs मैंने इसमें डाले हैं जो APFC में 2023 में आए हैं, EO में जो 2023 में आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज ए रिट्रेंचमेंट, किसको रिट्रेंचमेंट नहीं बोला जाएगा। टर्मिनेशन ड्यू टू क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो ये कोई भी रीज़न, रिट्रेंचमेंट में क्या था, कोई भी रीज़न हो सकता है, पर जो 2-4 रीज़न थे वो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात सही बिल्कुल। वॉलेंटरली रिटायरमेंट ऑफ ए वर्कमैन, तो ये रिट्रेंचमेंट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, टर्मिनेशन एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड इल हेल्थ चल रही है इंसान की और तुम निकाल रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, नहीं माना जाएगा, रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। टर्मिनेशन फॉर द नॉन परफॉर्मेंस आफ्टर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, ये भी सही है, तो इसका तीनों ये ऑप्शन सही है, D आंसर हो जाएगा इसका। फिर हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्ट्राइक अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। स्ट्राइक का क्या मतलब है, स्ट्राइक का मतलब है कि काम को रोक देना, सेसेशन ऑफ वर्क बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग टू अदर्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन अगर मिलके बोलेंगे कि हम नहीं काम कर रहे, स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हमारी वेजेस बढ़ाओ या कुछ भी उनकी डिमांड होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, रिफ्यूजल टू वर्क अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग,
फिर आता है इंडिविजुअल सेसेशन ऑफ वर्क विदाउट यूनियन सपोर्ट। देखो इंडिविजुअल वाला नहीं आएगा इसमें, ये काट दो थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड कट गई, सेकंड सही है, रिफ्यूजल टू वर्क अंडर कॉमन, मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उनकी कि हम किस रीज़न से काम नहीं करना चाहते, आपस में मिलके बता रहे हो। फिर एक होता है स्टे इन स्ट्राइक, वर्कर रिमेन बट डू नॉट वर्क। ठीक है, वर्कर्स तो हैं, छोड़ के नहीं गए हैं, पर वो क्या है, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब क्या आ जाएंगे, स्ट्राइक में आ जाएंगे। थर्ड नहीं आएगा इसमें से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये देखो, ये कितना बड़े क्वेश्चन है, लास्ट कम फर्स्ट गो, ये किसका प्रिंसिपल है, तो ये है रिट्रेंचमेंट का। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर रिट्रेंचमेंट इसमें होती है। प्रोसीजर ऑफ रिट्रेंचमेंट क्या होता है कि जो लास्ट में आया ना वो पहले जाएगा। अगर कंपनी निकाल रही है तो जो नया फ्रेशर है उसको पहले निकालेगी, ये वाली बात कर रहे हैं, तो इसका सी हो जाएगा। सेक्शन वैसे पूछ तो नहीं है बट मैंने डाल दिए हैं। फिर आता है ये है ना, ईपीएफओ में पूछा हो गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें ना जो मेंबर्स होते हैं वो सारे इलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटेड नहीं होते, तो यही वाली बात इसमें मेंशन करी गई है। ये देखो, नॉमिनेटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड नहीं होता, ये इलेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब इसके बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट सेल कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर फॉर फ्रॉम अमंग एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, सही बात है ये। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर होने चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ वर्कमैन होने चाहिए इसमें। इट सेल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर। ठीक है, 20 और 20 से ज़्यादा जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ होगी, ये बात भी सही है। नॉमिनेटेड नहीं होता, इलेक्टेड होता है। द टोटल मेंबर ऑफ द कमिटी सेल नॉट बी मोर देन 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 राइट और ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर ए लेबर कोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इज कैन बी, ये आएगा इसका सी, कैन बी परमिटेड बाय द फोरम इफ द अदर पार्टी डज नॉट ऑब्जेक्ट और गिव कंसेंट। क्या है, जो सामने वाली पार्टी कंसेंट दे देती है तब ये हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। कंट्रोल इंडस्ट्री क्या होता है, कंट्रोल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच, जिसका कंट्रोल क्या होता है, यूनियन के पास होता है। और यूनियन के पास आया किससे, सेंट्रल एक्ट के थ्रू, मतलब कोई लेजिस्लेशन यूनियन को पावर दे रही है, कंट्रोल दे रही है किसी इंडस्ट्री का पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इसका आ जाएगा ए। कंट्रोल इंडस्ट्री कौन सी बोली जाएगी, जिसकी पावर सेंटर के पास है, और सेंटर के पास वो पावर आई कैसे, कोई लेजिस्लेशन की हेल्प से, कोई ऐसा रूल लेके आए हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, फिर हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे PYQs हैं। तो क्लोजर का क्या मतलब है, परमानेंट क्लोज डाउन हो जाना। ठीक है, वर्कमैन का क्या मतलब है, जो स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स जो भी हैं वो आ जाएगा। स्ट्राइक क्या होता है, सेसेशन ऑफ वर्क पे चले जाना, वर्क को रोक देना। और इसमें ये नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिविजुअल कोई इंसान स्ट्राइक पे जा सकता है क्या, नहीं, ग्रुप ऑफ वर्कर मिलके ही जाएंगे। किसी एक को दिक्कत है तो कंपनी छोड़ के चले जाओ, ग्रुप में लोगों को दिक्कत होगी, पूरे ग्रुप को दिक्कत होगी या मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होगी, तब ये माना जाएगा स्ट्राइक। ठीक है, लॉकआउट क्या होता है, टेम्प्रेरी मालिक ने क्लोज डाउन कर दिया है वर्क को। तो ये सारे इसका मतलब सामने सामने आंसर दिया हुआ है, ये PYQ है। इस ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ये वाला ए आंसर है इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला। ये 2 क्वेश्चन हम पहले बाद में देखेंगे, पहले ये देखो, जो मैंने 7 अथॉरिटी बताई थी ना, एक होती है वर्क कमेटी, ये किस लिए बनाई जाती है, ये सेक्शन लिखे हुए हैं इसके। वर्क कमेटी किस लिए, डे टू डे रिलेशन ठीक रहे उनके, उसके लिए बनाई जाती है, इंटरनल डिस्कशन के लिए। ये ना बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, फिर आता है कंसिलिएशन ऑफिसर। इसमें क्या होता है, डिस्प्यूट को सेटल करा जाता है, कोई भी डिस्प्यूट चल सकता है। इसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है, और इसमें क्या है, रिपोर्ट जब हमने सेंड कर दी है तभी मान ली जाएगी। अब ये नहीं है कि वो रिसीव करेंगे, रिसीव कब कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं उससे। फिर आता है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ये ना एडवाइजरी है, इसमें 2 से 4 मेंबर ही हो सकते हैं। फिर आता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये ना फैक्ट फाइंडिंग के लिए, ये सिर्फ गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कोई भी डिस्प्यूट के लिए अपॉइंट कर देगी। ये इन्वेस्टिगेट करती हैं, इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी से याद रखो, इंक्वायरी करती है, ये फैक्ट फाइंड करती है। ठीक है, फिर आता है लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट ये 1st शेड्यूल के मैटर में डील करता है। ट्राइब्यूनल जो है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, वो 2nd शेड्यूल के मैटर में डील करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कोई कंसिलिएशन की बात नहीं होती,
फिर आता है नेशनल ट्राइब्यूनल, उसमें क्या होता है, नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो मुद्दे हैं। मेंबर कितने रहेंगे, 3। अब देखते हैं इन क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज़ नो पावर टू इन्फोर्स सेटलमेंट, ओनली टू इन्वेस्टिगेट एंड सबमिट रिपोर्ट। तो वो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कि सेटलमेंट की कोई पावर नहीं है, वो तो सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करने के लिए क्या फैक्ट है, क्या डाटा है, वही बताएगा सिर्फ। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात हो रही है यहाँ पे। द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल डील विद, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है हमारा किससे डील करेगा, तो वो हमारा करेगा वेजेस, बोनस, लीव, रिट्रेंचमेंट, ऊपर भी मैंने मेंशन करा हुआ है और इसमें भी आप देख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।